अरे बेटा, ये क्या था? आसमान से क्या गिरा? अरे माँ, अभी ऊपर से जहाज गिरा है। पता नहीं वो कौन सा जहाज है। हे भगवान, अगर ये बड़ा जहाज हुआ तो बहुत सारी जानें चली जाएंगी। रुको माँ, उस गांव में मेरा दोस्त है, मैं उससे पता लगाता हूँ कि वह कौन सा जहाज है। तो जीतू बिना देर किए अपने दोस्त को कॉल करता है। हेलो राजेश, अभी तुम्हारे गांव के आसपास बहुत बड़ा जहाज गिरा है। ये तुम क्या बोल रहे हो दोस्त? तभी तो मैं सोचूं कि धरती क्यों हिल रही थी। वैसे तुम्हें कैसे पता है? तुम तो यहाँ नहीं हो, तुम तो बाहर ड्यूटी कर रहे हो। अरे मैं यही हूँ अपने गांव में, कल रात को ही आया था। बहन की शादी की तैयारियां करनी थी, इसलिए मैं छुट्टी लेकर आया हूँ। हाँ, मैंने भी सुना था। अरे ये मैं सामने क्या देख रहा हूँ? मेरे गांव के बहुत सारे लोग एक ही दिशा में भाग रहे हैं। लगता है तुमने जो कहा था वो सच है। यहाँ सच में कोई जहाज गिरा है। ठीक है दोस्त, मैं अभी फोन रखता हूँ। मैं भी वहाँ जहाज देखने जा रहा हूँ। पहुँचते ही तुम्हें वहाँ की फोटो भेज दूंगा। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी और बहन की शादी के कार्ड भी सभी दोस्तों में बांट देंगे। ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ, मैं रुकता हूँ। माँ, मैं दोस्तों से मिलकर आता हूँ और साथ ही शादी के कार्ड भी सभी दोस्तों में बांट दूंगा। ठीक है, तुम्हारे पापा के आने से पहले तुम आ जाना। मैं घर से शादी के कार्ड लेकर आता हूँ। नहीं नहीं माँ, गाड़ी की डिक्की में कार्ड रखे हैं। रिश्तेदारों को बांटने के बाद कुछ कार्ड बच गए थे, वही मैं बांट दूंगा। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जीतू बिना देर किए अपनी बाइक पर बैठ जाता है। अरे बेटा, तुम्हारा हेलमेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। घर पर कहीं रखा होगा माँ। अच्छा रुको, मैं अभी घर से लेकर आती हूँ। नहीं माँ, रहने दो। कहीं दूर थोड़े ही जा रहे हैं, बस पास के गांव तक ही जाना है। पापा के आने से पहले ही लौट आएंगे। बेटा, पता नहीं क्यों मेरा जी बहुत घबरा रहा है। बाहर का माहौल भी ठीक नहीं लग रहा है और इतनी बड़ी घटना की खबर सुनकर डर सा लग रहा है। तुम अभी मत जाओ, कल आराम से सभी दोस्तों से मिल लेना। अभी घर पर ही रुको। अरे माँ, तुम बेकार में इतनी चिंता कर रही हो। मैं कोई दूर थोड़े ही जा रहा हूँ, बस पास के गांव तक ही जा रहा हूँ। डॉक्टर ने भी तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने से मना किया है और घर में आराम करने के लिए कहा है। इसलिए तुम चिंता छोड़ो और घर जाकर आराम करो। मैं दोस्तों से मिलकर और शादी के कार्ड बांटकर बस 1 घंटे में लौट कर आ जाऊंगा। जीतू अपनी माँ की बात को अनसुना करके वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। जीतू इतनी हड़बड़ी में निकलता है कि उसे अपनी बाइक का स्टैंड तक देखने का ध्यान नहीं रहता। वह जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़ता है और बाइक का स्टैंड खुला ही रह जाता है। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उसकी छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। जीतू का पूरा नाम जितेंद्र है, जो कि बाहर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। वह अपने घर का इकलौता बेटा है, इसलिए उसकी माँ हमेशा उसकी चिंता करती रहती है। जब भी वह कहीं बाहर जाता है, उसकी माँ को यही फिक्र लगी रहती है कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। तभी रास्ते में जीतू के फोन पर उसी दोस्त का कॉल आ जाता है जिसके पास वह जा रहा था। फोन की घंटी बजते ही वह अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोक देता है। हेलो हेलो जितेंद्र, मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए भूल ही गया था। क्या? जल्दी बोलो, मैं बाइक पर हूँ। तुम आओगे कैसे? बीच में जो विक्रम सेतु का पुल था वह लगभग 10 दिन पहले ही टूट चुका है। अब वहां से आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद है। लोग उस रास्ते से गुजर नहीं पा रहे हैं। हाँ यार, ये तो मैंने भी सुना था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे ध्यान से निकल गया। अब क्या करें? क्या वहां पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है? दूसरा रास्ता तो है, लेकिन उसके लिए तुम्हें नाव से आना पड़ेगा। हालांकि इस समय शायद नाव का चलना भी बंद हो गया होगा। वैसे तुम यहाँ आकर करोगे भी क्या? जिस जहाज के गिरने की बात हो रही थी उसकी तस्वीरें तो पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में फैल चुकी हैं। तुम भी उस ग्रुप में हो। और हाँ, वह कोई साधारण जहाज नहीं बल्कि एक एरोप्लेन था। अच्छा, तो वह एक एरोप्लेन था। उसमें तो बहुत सारे लोग सफर करते हैं। इसका मतलब हादसा काफी बड़ा हुआ होगा और न जाने कितने लोग उसकी चपेट में आ गए होंगे। लेकिन यार, कोई ना कोई रास्ता तो होगा उस पार जाने का। मैं तो घर से काफी दूर निकल आया हूँ। बस एक ही रास्ता है।
तुम्हें उस पुल के पास वाले घाट तक आकर देखना पड़ेगा कि वहां नाव चल रही है या नहीं। जब तुम इतनी दूर आ ही गए हो तो एक बार घाट पर जाकर पता कर लो। अगर नाव मिल जाए तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। ठीक है, मैं अभी तेजी से विक्रम सेतु पुल के घाट की ओर जाता हूँ। वहां पहुंचकर देखता हूँ कि नाव मिलती है या नहीं। अगर नाव मिल गई तो मैं तुरंत तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है, अभी फोन रखता हूँ। जीतू बिना देर किए अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा देता है और तेज रफ्तार से उस घाट की ओर बढ़ने लगता है। उसके मन में बस यही बात चल रही होती है कि जल्द से जल्द घाट पहुंचकर पता लगाया जाए कि नाव चल रही है या नहीं। इसी सोच के साथ वह तेजी से रास्ता तय करते हुए घाट की ओर निकल पड़ता है। लेकिन जीतू का ध्यान अभी भी अपनी बाइक के स्टैंड पर नहीं गया है। कुछ देर जाने के बाद तभी उसे सामने से एक हाईवा ट्रक काफी स्पीड से आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर जीतू को कुछ अजीब लगता है। अरे, ये रॉन्ग साइड से क्यों आ रहा है? जैसे ही उसकी नजर उस ट्रक के ड्राइवर पर पड़ती है वह उसे देखकर दंग रह जाता है। अरे बाप रे, ये ड्राइवर पागल हो गया है क्या? इसकी आंखें तो बंद लग रही हैं। भला कोई चलती ट्रक में भी सोता है क्या? अगर ये होश नहीं है तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मुझे इससे तुरंत बचना पड़ेगा, नहीं तो यह सीधा मुझे टक्कर मार देगा। जीतू इतना ही बोलता है कि तभी वह ट्रक उसके पास से हवा की तरह गुजर जाती है और आगे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। थैंक गॉड, मैं आज बाल बाल बच गया। अगर मैंने समय रहते अपनी बाइक को किनारे नहीं किया होता तो शायद उस ट्रक की चपेट में आ जाता। जिस रफ्तार से वह ट्रक मेरी ओर आ रही थी उसे देखकर तो लग रहा था कि आज बड़ा हादसा हो जाएगा। भगवान का शुक्र है कि मैं सही समय पर संभल गया, नहीं तो आज पक्का ट्रक के नीचे आ जाता। जीतू बिना पीछे मुड़े आगे की ओर बढ़ जाता है। वह यह भी नहीं देखता कि पीछे ट्रक को क्या हुआ। काफी स्पीड से बाइक चलाने के बाद जीतू आखिरकार उस घाट के पास पहुंच जाता है जहां का पुल कुछ दिन पहले टूट चुका था। वहां पहुंचते ही उसकी नजर टूटी हुई पुल की संरचना पर पड़ती है। पुल के टूट जाने के कारण उस रास्ते से आने जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका होता है और आसपास का माहौल भी कुछ अलग सा दिखाई देता है। यहां तो मुझे सिर्फ एक ही नाव दिखाई दे रही है और इसका मालिक भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। जीतू अगल बगल पूरी तरह से देख लेता है लेकिन उसे कहीं भी नाव का मालिक नजर नहीं आता है। जैसे ही जीतू निराश होकर अपनी बाइक की ओर बढ़ने लगता है तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। किसे ढूंढ रहे हैं बाबू? यह आवाज सुनकर जीतू पूरी तरह से डर जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि अभी तो पीछे नाव के पास कोई नहीं था, फिर यह आवाज पीछे से क्यों आ रही है। डर के मारे जीतू पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। अरे, अभी तो पीछे कोई नहीं था, फिर ये आवाज पीछे से क्यों आ रही है? जैसे ही जीतू हिम्मत जुटाकर पीछे की ओर देखता है तो उसे नाव पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। अरे, इस नाव को तो मैंने अच्छी तरह से देखा था, यहाँ तो कोई आदमी नहीं बैठा था, फिर ये बूढ़ा आदमी कहाँ से आ गया? क्या सोच रहे हैं बाबू? उस पार जाना है क्या? इस नाव के अलावा यहाँ आपको कोई दूसरी नाव नहीं मिलेगी, क्योंकि यही एक नाव है जो सिर्फ रात में चलती है। अगर आपको जाना है तो जल्दी बैठ जाइए, मेरी सवारी उस पार भी इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ बाबा, मुझे जाना है, रुकिए। जीतू बिना देर किए अपनी गाड़ी को नाव पर रख देता है और वह भी नाव पर अच्छी तरह से बैठ जाता है। नाव वाला बिना समय गवाए तुरंत नाव को खोल देता है और नाव आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब दोस्त को फोन करके बता देता हूँ कि मुझे नाव मिल गई है, उसे भी चिंता हो रही होगी। जीतू अपने दोस्त को कॉल करने के लिए जैसे ही फोन खोलता है तो देखता है कि उसके फोन में सिग्नल नहीं है। अरे, मेरे फोन में सिग्नल क्यों नहीं है?
ऐसी समस्या तो पहले कभी नहीं हुई है। जीतू अपने फोन को बंद करके दोबारा चालू करता है, लेकिन फिर भी उसमें कोई सिग्नल नहीं आता। वह कई बार नेटवर्क चेक करता है और फोन को इधर उधर घुमाकर भी देखता है, मगर स्थिति वैसी ही रहती है। कुछ देर तक सोचने के बाद उसके मन में ख्याल आता है कि वह इस समय नदी के बीच में है। शायद चारों तरफ पानी होने की वजह से नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा होगा। यही सोचकर वह खुद को समझा लेता है और फोन वापस जेब में रख लेता है। तभी जीतू की नजर उस बाबा पर पड़ती है। ये बाबा मुझे इस तरह से क्यों देख रहे? कुछ बोल भी नहीं रहा है। चलो एक बार इनसे बात करके देखता हूं, शायद ये किसी सोच में डूबे हों। अरे बाबा, आप यह नाव कितने सालों से चला रहे हैं? आपको देखकर लगता है कि आपको इस नदी और इसके रास्तों की पूरी जानकारी है। आप तो शायद कई सालों से लोगों को इस पार से उस पार ले जा रहे होंगे। आखिर कब से यह काम कर रहे हैं आप? बेटा, मैं यह नाव बचपन से चलाते आ रहा हूं। इस नदी का हर मोड़ और हर धारा मुझे अच्छी तरह याद है। जब तक इस लोक में मेरी आत्मा मौजूद है, तब तक मैं यह नाव चलाता रहूंगा। लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाना ही मेरा काम है। मैं मरने से पहले भी यही करता था और मरने के बाद भी यही करता रहूंगा। चाहे समय कितना भी बदल जाए, मेरी यह नाव यूं ही चलती रहेगी। उस बाबा की बात सुनकर जीतू थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अरे बाबा, ये क्या बोल रहे हैं? मरने से पहले नाव चला रहा था और मरने के बाद भी नाव चलाता रहूंगा? ये तो मेरे सामने जिंदा हैं और नाव भी चला रहे हैं। शायद इनके मुंह से गलती से ये बात निकल गई होगी। जीतू उस बाबा की बात को अनदेखा कर देता है और उससे बात करना बंद कर देता है, क्योंकि नाव भी किनारे के पास पहुंचने वाली थी। इसलिए वह उन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। नाव किनारे पहुंचते ही रुक जाती है। नाव रुकते ही जीतू बिना कुछ कहे अपनी बाइक लेकर वहां से अपने दोस्त की ओर निकल जाता है। जैसे ही जीतू गंगा नदी के इस पार आता है, कुछ ही समय में वह अपने दोस्त के घर के पास पहुंच जाता है। उसका दोस्त पहले से ही घर के सामने सड़क पर खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। जीतू दूर से ही उसे देख लेता है और धीरे धीरे अपनी गाड़ी उसके सामने रोक देता है। जीतू बाइक से उतरकर अपने दोस्त से बात करने लगता है। क्या हाल है दोस्त? काफी दिनों बाद तुझे देखा हूं। जैसे ही जीतू ये बोलता है तो उसके दोस्त की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। अरे दोस्त, तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? मैं इधर खड़ा हूं। तुम मेरी आवाज सुन क्यों नहीं रहे हो? जैसे ही जीतू अपने दोस्त को छूने की कोशिश करता है तो वह उसे छू नहीं पा रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ना ही मैं अपने दोस्त को छू पा रहा हूं और ना ही मैं अपने दोस्त से बात कर पा रहा हूं। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी अचानक एक दूसरा आदमी बाइक लेकर वहां आता है और सीधे जीतू के दोस्त के सामने आकर अपनी बाइक रोक देता है। अरे राजेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एरोप्लेन गिरा है, चलो देखने चलते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हुआ है। मैं एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं उसे नाव मिली होगी या नहीं। तुम्हारा दोस्त पुल के उस पार से आ रहा है। अगर वह अभी आ रहा है तो इस समय उसे नाव नहीं मिलेगी। ये लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं खुद इनके सामने खड़ा हूँ। हाँ यार, उसे नाव नहीं मिला होगा। अगर उसे नाव मिल जाता तो वह मुझे ज़रूर कॉल करता। उसका कॉल भी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा है। शायद वह वापस घर चला गया हो। चलो, मैं तुम्हारी बाइक पर बैठ जाता हूँ। जीतू का दोस्त किसी दूसरी बाइक पर बैठकर जहाज देखने चला जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
मुझे कोई देख क्यों नहीं पा रहा है, लेकिन वो नाव वाला बाबा तो मुझसे बात कर रहा था। रात भी काफी ज्यादा हो गई है, पापा भी घर आ गए होंगे। अब वापस घर मुड़ जाता हूं, नहीं तो मां बहुत डांटेगी। जीतू अपनी बाइक स्टार्ट करके घर की ओर मुड़ जाता है। जीतू जैसे ही उस नाव के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां बहुत सारे लोग खड़े हैं। घाट के पास काफी भीड़ जमा हो चुकी होती है। जीतू उस जगह अपनी गाड़ी रोक देता है। लगता है अब यहाँ कोई नाव नहीं मिलेगी। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद वापस चले जाएंगे। अरे इन सबका दिमाग खराब हो गया क्या? इनके सामने नाव पड़ी है और ये बोल रहे हैं कि नाव नहीं है, वापस चले जाएंगे। और इस नाव वाले बाबा को भी दिखाई नहीं दे रहा है कि सवारी यहाँ पर परेशान है। अरे बाबा, आपको यह सवारी नहीं दिखाई दे रही है क्या? उस पार जाने के लिए ये परेशान है और ये अभी बोल रहा है कि यहाँ नाव नहीं है। सही तो बोल रहा है बेटा, ये नाव इंसानों के लिए नहीं है। इतना सुनते ही जीतू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक भूत से बात कर रहा है। इसका मतलब बाबा आप भूत हो? हाँ, मैं भूत हूँ। एक आत्मा ही तो दूसरी आत्मा से बात कर सकती है। यही वजह है कि तुम मेरी बातें सुन पा रहे थे और मैं तुमसे बात कर पा रहा था। जिन इंसान को तुम देख रहे थे वे इंसान न तो मुझे देख सकते थे और न ही तुम्हें। जैसे ही जीतू को पता चलता है कि वह मर चुका है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब मैं मर गया हूं? मैं तो जिंदा था। ये कैसे हो सकता है? आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं एक आत्मा बन गया? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तभी वह बाबा अचानक भूत के रूप में हो जाता है। बाबा का असली रूप देखते ही जीतू को विश्वास हो जाता है कि बाबा सच में भूत है। तुम्हारा कहीं ना कहीं आते समय एक्सीडेंट हुआ है। तुम अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो कि तुम्हारा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। क्या रास्ते में किसी जगह तुम्हें ऐसा लगा था कि अब मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा? तुम्हारा शरीर अभी भी वहीं होगा जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ बाबा, एक जगह ऐसा लगा था। जब मैं बाइक से आ रहा था तब सामने से एक ट्रक वाला नींद में गाड़ी चला रहा था। मुझे लगा था कि मैं उससे बच गया हूं। नहीं बेटा, भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका नहीं दिया है। जैसे ही जीतू एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचता है तो वहां देखता है कि उसका शरीर सड़क के किनारे पड़ा हुआ है और उसके सिर से खून निकल रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसका सिर पत्थर से टकराकर फूट चुका है। मेरी माँ ठीक ही बोल रही थी कि मेरा जी बहुत घबरा रहा है, तुम आज मत जाओ। वह मुझे हेलमेट पहनने के लिए भी बोल रही थी। अगर मैं हेलमेट पहन लेता तो आज मैं जिंदा रहता। पता नहीं अब मेरे माँ बाप पर क्या बीतेगी।